आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। नाजरीन, यूपी में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। तकरीबन तमाम जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिससे अब मुकाबले की तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई है। तमाम जमातों और उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव में जीत किसकी होगी। क्या 22 में बाइसिकल का ख्वाब पूरा होगा या बीजेपी का मिशन कामयाब रहेगा? जबकि कांग्रेस, बीएसपी और एमआईएम समेत तमाम जमातों के जीत के अपने अपने दावे हैं। यानी कुल मिलाकर यूपी इंतखाबात काफी दिलचस्प होंगे और नतायज कुछ भी हो सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों के बाद ये जमातें क्या कुछ सोच रही हैं और इनकी क्या कुछ हिकमत अमली होगी आने वाले इंतखाबात में, इसी पर हम बात करेंगे। तो यूपी इंतखाबात में गहमा गहमी शबाब पर है और अब आने वाले 10 दिनों में पहले मरहले की एक तरह से वोटिंग भी होनी है और ऐसे में तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो चुका है। तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नाहिद लारी खान, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के लखनऊ से, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रशांत उमराव जी तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। और संजीव सिंह जी, जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। न्यूज 18 उर्दू में कुछ देर में हमारे साथ एमआईएम के स्पोक्सपर्सन और लीडर जो हैं वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले नाहिद लारी खान जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी और उसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं, जिसमें आजम खान का नाम काफी चौंकाने वाला, उनके बेटे का नाम, और सवाल यह उठ रहा है कि क्या उनके बेटे चुनाव लड़ पाएंगे। क्या लारी खान जी लग रहा है कि बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है? तस्वीर अब बहुत हद तक क्लियर हो गई चुनाव की। हुरैरा साहब, बीजेपी को इसलिए चौंकाने वाली लिस्ट लग रही है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि जो हमारी उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसमें साफ दिख रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसीलिए तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हमारी सरकार जैसी बनेगी तो 3 माह के अंदर जातिगत जनगणना की कराना शुरू कर देंगे। अब बीजेपी को तो जातिगत जनगणना के बीजेपी खिलाफ है। इन्होंने तो, बीजेपी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। आखिर इसी वजह से तो पिछड़े और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है और बीजेपी को खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि बीजेपी की जो कैंडिडेट्स की लिस्ट निकली उस पर टॉप पे सबसे बड़े अपराधी का नाम है गोरखपुर से, फिर उसके बाद आदित्यनाथ, जिनके ऊपर जो है हीनियस क्राइम में मुकदमे दर्ज है, 53 केसेस दर्ज है उनके खिलाफ। और फिर जो दूसरे अपराधी डिप्टी सीएम, उनके बारे में बीजेपी क्या राय रखती है? उनके ऊपर भी हीनियस क्राइम में मुकदमे दर्ज है। इसीलिए तो आप देखिए उनकी तमाम लिस्ट में ऐसे तमाम नाम है जिनके ऊपर हीनियस क्राइम में मुकदमे दर्ज है। और आप इसीलिए तो समझिए कि आज क्या आलम हो गया भाजपा के नेताओं का कि ये जो जगह जगह जा रहे हैं तो जनता इनको खदेड़ रही है। अभी कल ही देखिए शामली सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेकों स्थानों में ऐसा हुआ कि पिछड़े, दलित, ब्राह्मण, वैश्य आदि अनेक समाज के लोगों ने अपने गांव के बाहर, अपने घरों के बाहर दीवारों पे लिख दिया कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता हमारे घर के गांव के अंदर ना घुसे। केवल समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता कार्यकर्ता आए, यहाँ तक जो है महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग जो है लठ लेकर बैठे हैं गांव के बाहर, अपने घरों के बाहर, कि घुसने नहीं देंगे भाजपा के लोगों को। स्पष्ट दिख रहा है कि 90% सीटों पर भाजपा की बुरी तरह से जमानत जब्त होने वाली है। अभी देखिए कौशाम्बी में डिप्टी सीएम जिनके ऊपर ये तो दर्ज है। देखिए ये दावे तो सबके हैं, ये दावे तो सब कर रहे हैं कि हमारी जीत होगी, फलां की हार होगी, लेकिन जब नतीजे आएंगे, आवाम का जो फैसला होगा और आवाम का जब फैसला आना शुरू होगा तभी पता चलेगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। मैं प्रशांत उमराव जी आपके पास आऊंगा। जो सवाल यहां पर नाहिद लारी खान जी ने उठाया उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले संजीव सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। संजीव जी,
कांग्रेस की लिस्ट भी आई, काफी उम्मीदवार नाराज हुए और काफी उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नाम आ गए और खुश हुए। क्या लगता है कि इक्वेशन को बराबर रखने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना भी पार्टी को करना पड़ता होगा कि किसे कहां पर टिकट दिया जाए या किस जगह पर कौन सा उम्मीदवार उतारें जो सामने वाली पार्टी के लिए वो उम्मीदवार एक तरह से सही साबित हो? सबसे पहले देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, अगर संघर्ष की बात करूं तो विपक्ष जो लगातार, जो बड़े बड़े नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो अपने घरों में थे, सीए एनआरसी से लेकर के शुरू करूं, हाथरस से लेकर शुरू करूं, उम्बा की घटना शुरू करूं और आगरा के दलितों, तो लगातार प्रियंका गांधी सड़कों पर दिखी और 18,300 समथिंग कार्यकर्ता हमारा 3 दिन से लेकर के 3 महीने तक संघर्ष करते हुए जेलों में था। हमने उसी संघर्ष के बुनियाद पे हम मुद्दे पे चुनाव लड़ने आए हैं। इसीलिए हमने हमारे नेता ने कहा कि 40% भागीदारी हम किसकी कराएंगे? महिलाओं की। और ये सपना समाजवादी पार्टी के हमारी जो प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि एक बार फिर से देखना पड़ेगा। डॉक्टर लोहिया का जो सपना था, वो कहते थे कि नारी तो कोई है, वो दलित है, उसमें अगड़ा पिछड़ा नहीं। तो हम डॉक्टर लोहिया के समाजवादी सपने को आज कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है कि 40% हम महिलाओं की भागीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने मुद्दे की बात की, हमने 20 लाख नौकरियां देने की बात हवा में नहीं की। 32 साल से कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि नई पेंशन स्कीम लाया कौन, और नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम बंद कौन किया, और उत्तर प्रदेश में उसमें सरकार किसकी थी जिसने नई पेंशन स्कीम लाई। तो आज हम अगर कर्मचारियों की बात करें, वहीं हम किसानों की बात करें, तो हम किसानों को लेकर के लगातार उस पर भी हमने अपनी बात कही कि हम 2500 रुपए क्विंटल हम गेहूं और धान का दाम एमएसपी देंगे, जो हम छत्तीसगढ़ की सरकार में दे रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस मुद्दे पे और क्षेत्रवार, लोग कह रहे थे कि साहब इनको 40% महिलाएं कहां से मिलेंगी? 8,500 से ज्यादा महिलाओं का आवेदन आया है। और आज हमें उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें क्षेत्रवार वो चीजें तय करनी पड़ी हैं कि क्षेत्र में अमुक पार्टियों के सामने हमारा उम्मीदवार कौन सा मुद्देगत राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी की विजयश्री को तय करेगा। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और तभी हमने 166 सीट जो हमने घोषित की है, उसमें हमने 66 महिलाओं को प्राथमिकता दी है। तो कांग्रेस पार्टी आज संघर्ष से लेकर के, और मुझे लगता है कि मुद्दे की राजनीति कर रही है, नहीं हम दूसरे दलों की तरह धर्म और जाति के आंकड़े पे चल रहे हैं। इसलिए मुद्दे प्रभावी हैं और इसलिए हम चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे बुनकर हो, हम सबकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम मुद्दे पे अपने इस 2022 के एजेंडे पे असली फतेह करेंगे और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सफलता। ठीक है, मैं प्रशांत उमराव जी, सबके अपने अपने देखिए दावे हैं और जो भी उम्मीदवार जो पार्टी खड़ा करती है, चुनती है जिसे, वो उसकी नजर में बहुत मजबूत उम्मीदवार होता है। अब बीजेपी के सामने कल समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई, लेकिन दूसरी तरफ योगी जी ने कहा कि 100 सीटें भी समाजवादी पार्टी जीतकर नहीं आएगी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि 300 प्लस का क्या बीजेपी का जो मिशन है वो कामयाब हो पाएगा, या उसके लिए क्या कुछ तैयारियां बीजेपी ने की हैं? देखिए अबू जी, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लिस्ट घोषित करती जा रही है, उसमें भगदड़ की स्थिति पैदा होती जा रही है। इसलिए ये अपनी सीटें डिक्लेयर करने में डिले कर रहे हैं और अधिकतर इनके जो है कैंडिडेट्स हैं अपराधी प्रवृत्ति के हैं, चाहे असलम चौधरी हो, नाहिद हसन हो, इनके जो सहारनपुर में जो गुरुद्वारे में हमले का आरोपी था मोहर्रम अली, उसको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा है। इस तरह इनके कई सारे ऐसे नगीने इनकी पार्टी में है। मनोज कुमार पारस, जिसको पॉक्सो रेप का आरोपी है, उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो और लगातार इनकी पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष की पार्टी से टिकट मिलने के बाद 3 इनके उम्मीदवार पार्टी छोड़कर चले गए। आखिर क्या स्थिति बन रही है? इनके लोगों में भरोसा नहीं उत्पन्न हो पा रहा। इनके सहयोगी दल जो पार्टनर है राजभर जी, अपनी जहुराबाद सीट से छोड़कर भाग गए हैं। जहां वहां जाते 2 बार गए, वहां से लोगों का विरोध हो गया, वो अपनी सुरक्षित सीट मांग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बेटे को टिकट नहीं मिला। इस तरीके से अन्य जगहों पर लगभग भगदड़ की स्थिति है। जैसे समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करती जाएगी, इनके पार्टी के लोग छोड़ेंगे और लगातार इनका हर जगह विरोध होता चला जा रहा है। नहीं, लेकिन प्रशांत उमराव जी, ये तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि कौन दागदार है, कौन दागदार नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड किसका क्या है। ये चीजें तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन को ही तय करनी है, पार्टियां तो इसे तय नहीं करेंगी। देखिए अबू जी, समाजवादी पार्टी के कुछ कैंडिडेट बेल पे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग जेल पे। नाहिद हसन और आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे भी अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए, 1 साल लगभग जेल पे रहे, उसके बाद बेल पे आकर संजीव जी आ रहा हूं। ऐसा ये इनका दागदार चरित्र है। और आजम खान ने कोई सामान्य मामले नहीं है। उन्होंने गरीब मुसलमानों की जमीनें कब्जा की,
कोई योगी जी ने उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया। जो रामपुर के गरीब मुसलमानों की उन्होंने जमीनें कब्जा की, उनकी बकरियां चुराई, उनकी मुर्गियां चुराई, उनके घरों पर कब्जा किया और इलीगल इंडस्ट्री बनाई, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देकर उस इंडस्ट्री को ढाने का निर्णय किया। चलिए ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद नाहिद जी मैं आ रहा हूं। संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं अबू भाई, प्रशांत जी भूल जा रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोई है तो इस देश का दुर्भाग्य वो हमारे देश का गृहराज मंत्री है, जो हाईकोर्ट इलाहाबाद से 2018 से। अरे आपने मौलाना तौकीर रजा को टिकट दिया, सुन लो ना, मौलाना तौकीर रजा जो कहता है, अरे सुन मौलाना तौकीर रजा अब देखिए, मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस को सपोर्ट किया। पहली बात प्रियंका वाड्रा ने तौकीर रजा क्या बोलते हैं मौलाना तौकीर रजा से, तौकीर रजा कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी में नहीं हुआ है। आज को जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के साथ मंचों को शेयर करता है, शर्म नहीं आती? बात करते हो जब आप गृह और आप हिंदुओं के नरसंहार की बात करते हो, इसमें उत्तर प्रदेश में खाली चल रहा है। इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमों में वांछित रहते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर से मुकदमा हटाने का काम करते हैं, आप बात करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मुस्लिम लीग से गठबंधन करते हो, अरे शर्म, तुम बेशर्म तुम हो, तुम्हारी पार्टी कोई अरे बेशरम हो, नेता का चुनाव आयोग को तय करना है। अरे चुनाव की पार्टी दंगाई है, अरे दंगाई तुम लोग हो। चलिए ठीक है, मैंने देखिए दोनों लोगों को मैंने टाइम दे दिया। मैं नाहिद जी मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है? नहीं, बात हो गई संजीव जी, बात हो गई संजीव जी मैंने देखिए आपको काफी टाइम दे दिया, मैंने प्रशांत जी आपको भी टाइम दे दिया। नाहिद जी, अब सवाल ये उठा है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह का इक्वेशन तैयार किया इस चुनाव में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी का यह नारा रहा है कि 22 में 22 खेल, तो 22 में 22 खेल आने के लिए जिस तरह से कुछ नाराजगी भी देखी जा रही है, जहां पर कुछ उम्मीदवार थे जो बहुत बड़े दावेदार थे कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में किस तरह से जो मायूस हुए हैं, जो पार्टी से नाराज होने, पार्टी किस तरह से मनाएगी? अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को सुन रही थी, बड़ी चंदूल खाने की तमाम बातें उड़ा रहे थे, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। आप ये समझिए कि जो इक्वेशन की आप बात करें, इक्वेशन तो जनता ने बना दिया है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में। खुलकर जनता जो है गठबंधन, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष पर सड़कों पर आ गई। जो चुनाव हो रहा है ना अबू रेरा साहब, ये 1977 का इतिहास दोहराने जा रहा है। जिस प्रकार से 1977 में जनता पार्टी के लिए लहर और आंधी आ गई थी और एक तरफा जनता पार्टी की जीत हुई थी और सारी सीटों पे जनता पार्टी की जीत हुई थी और जो उस वक्त कांग्रेस थी वो हवा हो गई थी। इसी प्रकार अब जो जनता खुलकर सड़कों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष पर आ गई है। यहां तक आपने देखा कि जब माननीय अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा तो किस प्रकार से रात्रि जागरण कर रही थी जनता, उसी रात्रि जागरण का नतीजा है जब 17 नवंबर को रात को रात्रि जागरण 2500 लाख जनता ने सड़कों पर क्या माननीय अखिलेश यादव जी को देखने और सुनने के लिए। नतीजा ये हुआ कि उनका लखनऊ रथ पहुंचा 18 नवंबर सुबह 5 बजे और 24 घंटे के अंदर बीजेपी सरकार ने काले कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी। इतना कर्रा गए, इतने घबरा गए माननीय अखिलेश यादव जी के रात्रि जागरण से, इतना थर्रा गई जनता बीजेपी। तो आप ये समझिए कि जो काला कृषि कानून जिसके चलते 706 से अधिक किसानों ने अपने जानों की आहुति दे दी है और जिस प्रकार से लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने जिस प्रकार से नरसंहार किया, ये जनता, ये उत्तर प्रदेश की जनता क्या पूरा देश जो सैकड़ों साल नहीं भूलेगा। जैसे जलियांवाला बाग नहीं भूला है ना, वैसे ही जो किसानों के साथ जिस प्रकार से नरसंहार किया और जिस प्रकार से 706 किसान शहीद हुए, ये जनता। प्रशांत उमराव जी, क्या घबराहट है वाकई में बीजेपी में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार, और समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें आजम खान जैसे लोगों के नाम भी शामिल हैं? क्या वाकई में एक घबराहट है जो बात यहां पर नाहिद जी कह रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के चल रही है, तो उस लक्ष्य के आधार पर, अपने काम के आधार पर हम विजयश्री हासिल करेंगे। और समाजवादी पार्टी के लिए हमें क्या मतलब, अखिलेश जी अभी पहले कह रहे थे कि हम आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, हम वहां जनमत संग्रह करा रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने कह दिया नहीं, आप हमारे चुनाव मत लड़िए। पूर्वांचल का यादव समाज ने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। अखिलेश जी को वापस अपने घर पे मैनपुरी माना पड़ा, उस करैल सीट पे जो उनकी घरेलू सीट है। यादव समाज के व्यक्ति वहां से 4 बार विधायक सीट के लिए तो देखिए योगी जी को भी इधर उधर भागना पड़ा है।
कहां भागना पड़ा? योगी जी ने कभी नहीं कहा कि यूरोप से लड़ेंगे। आप लोगों ने मीडिया में चलाया, योगी जी ने कभी नहीं कहा। योगी जी तो गोरखपुर से सांसद है, गोरखपुर उनका घर है, कार्यक्षेत्र है, इसलिए गोरखपुर से लड़ रहे हैं। ये तो अखिलेश जी कह रहे थे महबूब खान से लड़ने जाएंगे। अखिलेश जी कहा बोले कि हम आजम से लड़ने जाएंगे, क्योंकि पूर्वांचल के यादव समाज अखिलेश को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हम तो जहां कह रहे हमें अपोजिशन समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट संजीव जी मैं आ रहा हूं जी। एक सेकंड अबू हुरैरा साहब मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। ठीक है नाहिद जी जवाब दीजिए उसका। संजीव जी मैं आ रहा हूं नाहिद जी। अरे प्रशांत जी, आप कहाँ चंदूल खाने की इतनी बातें उड़ा रहे? जो चीन के बॉर्डर से भी आपके नेता है ना, 10 मार्च को वो चीन के बॉर्डर वापस चले जाएंगे। और जो पाकिस्तान के बॉर्डर से गुजरात से जो भाजपा के नेता है, वो सब पाकिस्तान के बॉर्डर गुजरात वापस चले जाएंगे। अरे पाकिस्तान आपको याद आ रहा है? आपको उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा नहीं से अखिलेश जी पाकिस्तान को याद कर रहे हैं, जिन्ना को याद कर रहे हैं। अखिलेश जी को पाकिस्तान जिन्ना का सहारा है। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश वोट देने वाली नहीं है, इसलिए पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं पाकिस्तान कमजोर देश है, पाकिस्तान से उनको मोहब्बत हो गई है। अखिलेश जी ने कह रहे हैं कमजोर देश है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। आप पाकिस्तान में ही वोट दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी वोट देने वाली नहीं है, इसलिए बार बार आपको पाकिस्तान से मोहब्बत हो रही है। ये योगी आदित्यनाथ का कार्यालय नहीं कि यहाँ जूता पैजार चले। ये अबू साहब का जो है डिबेट है, यहाँ पे डिसिप्लिन से बात होती है। थोड़ा तौर तरीका सीखिए, इतने बड़े चैनल पर आने का आपको। अरे तौर तरीका मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक करके बात कर लीजिए, एक करके बात कर लीजिए। प्रशांत जी मैं आ रहा हूं, नाहिद जी बात हो गए, मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूं और एक करके बात कीजिए ताकि बात समझ में आएगी, तभी हम बात आगे बढ़ेगी। संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं नाहिद जी और उसके बाद प्रशांत जी मैं आ रहा हूं आपके पास जी। अभी जो नाहिद जी कह रही थी, मैं पुलिस बात कोमल, मैं नाहिद जी आ रहा हूं, नाहिद जी मैं आ रहा हूं। प्रशांत जी से मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप बीच में बोलेंगे तो इसका मतलब आपकी बौखलाहट होगी। आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं बात करिए, बीच में नहीं बोलूंगा। आप तक बात करिए, बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं ठीक है, देखिए पर्सनल कमेंट मत कीजिए, एक करके बात कीजिए। मैं सबको मौका दे रहा हूं, सबके पास बारी बारी से मैं आ रहा हूं। संजीव जी आप बात कर लीजिए, उसके बाद प्रशांत जी और लारी खान मैं आ रहा हूं आपके पास जी। दिक्कत क्या है अबू साहब कि 2022 में ये भाजपा कहती थी कि किसानों की आय दुगना कर देंगे। अगर ये किसानों की आय दुगना किए होते तो आज सबसे पहले चुनाव कहां हो रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश शुरुआत हो रही है, जो हरित प्रदेश कहलाता है। किसानों ने अपने घर के सामने टांग के रखा है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हमारे घर पे ना आवे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके कैमरे दिखा रहे हैं कि वहां पे मंत्री से लेके विधायक तक दौड़ाए जा रहे हैं। और ज्यादा दूर नहीं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दौड़ा लिया गया, अभी आपके सुरेश राणा को वहां से भगा दिया गया। ये क्या है? क्यों नहीं दूसरे पार्टियों के नेताओं को और विधायक जो प्रत्याशी उनको किया जाता? क्योंकि ये फेल है। कैसे कैसे फेल है आपको बता दूं। कहते थे कि डबल इंजन की सरकार बनते ही 14 दिन में किसानों का हम गन्ना का बकाया देंगे। आज 17,000 करोड़ रुपया है, वो मिला नहीं। और शिक्षा का बजट आज उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम है। शिक्षा का बजट क्या है कि राष्ट्रीय औसत जो बजट है शिक्षा का, यानी 13.9, उससे कम 12.5% पे है। जिसको लेकर के बेरोजगारी कहां है कि यही नौजवान कह रहा था कि हमको रोजगार चाहिए, तो बाबा जी की सरकार ने कहा कि 5 साल संविदा पे रखेंगे और 6-6 महीने पे परीक्षा होगी, तब आपको हम रोजगार देंगे। और लोगों ने जब बाल छिलाया तो अहंकारी सत्ता ने कहा कि कुछ लोग इसी के लिए नहीं। लेकिन संजीव जी, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि वो अपने काम पर दोबारा से सरकार बनाएंगे। जो काम उन्होंने यूपी के आवाम के लिए किया है, उसी काम के बलबूते पर वो दोबारा से सरकार बनाएंगे। इसमें बिल्कुल अबू साहब, इसमें बिल्कुल सही बात आप जो कह रहे हैं, मैं उसी पे कह रहा हूं। अगर वो काम किया होता तो देखिए, मेरा आंकड़ा नहीं, कांग्रेस पार्टी के नहीं, IC 360 आंकड़ा ये कह रहा है कि 1995 के बाद ये देश आज 20 करोड़ लोग जिनकी आय 53% कम हो गई है। आय अधिक मतलब आय बढ़ने को कौन करे, कम हो गई। और इस समय केवल गौतम अडानी, जो कि मुकेश अंबानी को भी पछाड़ते हुए 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन की तरफ से वो व्यक्ति बढ़ रहा है। तो आप बताइए कि यहां पे कौन बढ़ा? और इसको लेकर के मेरी बात छोड़ दीजिए, कोरोना के पहले उत्तर प्रदेश की GDP 4.9 थी कोरोना के पहले, जिसका खामियाजा यह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार प्रोजेक्टेड GDP दिखाती है। आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आज बेरोजगारी का आलम इतना है कि आज यहाँ के नौजवानों को लखनऊ में बिल्कुल देखिए, पिछले 5 साल में क्या हुआ या इससे पहले की सरकारों ने क्या किया था, कितने वादे पूरे हुए थे, वो तमाम चीजें अब क्योंकि ये इम्तिहान का वक्त है और सवालों के जवाब देने का वक्त है, ये चुनाव का वक्त। तो ऐसे में जब अब आप अपने वोटर के पास जाएंगे, जब उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो उनसे पिछले 5 साल का और या उससे पहले का जो हिसाब किताब है वो जरूर मांगा जाएगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान
एडवोकेट आदिल हसन आजाद जो कि एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल हसन आजाद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। जी हुरैरा साहब। आदिल हसन आजाद साहब, क्योंकि उम्मीदवारों का लगातार ऐलान हो रहा है, तमाम जो चेहरे हैं तमाम पार्टियों के एक तरह से वो क्लियर हो गए, तस्वीर बहुत हद तक क्लियर हो गई। क्या आपको लग रहा है कि मुकाबला किस तरह का आप देख रहे हैं यूपी में? एमआईएम का अपना दावा है और ओवैसी साहब ने तो बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अगर उनका मोर्चा, जो उनकी इत्तेहादी पार्टी है, और उनका मोर्चा अगर सत्ता में आता है तो 2 सीएम बनाए जाएंगे यूपी में। जी, क्योंकि हमने सबकी बात की है, A to Z की बात की है। तो आपने देखा ही भाजपा का 80% 20% का हाल, और समाजवादी का भी आपने देखा माई समीकरण तकसीम था। लेकिन हमने A to Z की बात की है। एक पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद एक दलित वर्ग से रहेंगे और 3 डिप्टी सीएम रहेंगे, उसमें एक मुस्लिम रहेंगे। क्योंकि आपने देखा तेलंगाना में डिप्टी सीएम मुसलमान है, पहले भी आपने देखा था। हम चाहते हैं कि सबको इंसाफ मिले, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबको इंसाफ मिले। एमआईएम की ये फोकस है। लेकिन ये हुरैरा साहब ये तय है कि भाजपा का विदाई 10 मार्च को तय है। आपने देखा कि जो रोजगार का था, इन्होंने 70 लाख रोजगार की बात की थी। नहीं तो भाजपा विदा हो रही तो आ कौन रहा है? अगर भाजपा की विदाई तय है तो आ कौन रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की आवाम बेहतर फैसला लेगी और वो इंसाफ करेगी। जो उसके साथ रहा है, जो उसके हक की बात की है, वो रहेगा। जिसने गंगा में लाशें बही हैं, जिसने देखा है, जिसके घर के लोग ने खोया है, उन्हें तो जरूर आवाम मजा चकाएगी, उनका अहंकार गुरूर टूटेगा। और जो गंगा जल से ये जो चीफ मिनिस्टर हाउस धुलवाते थे और उन्हीं के घर की बहू को ले भी लिया इन्होंने, तो ये कितना पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अक़लियत विरोधी तो पूरी दुनिया जानती है क्या है। एनआरसी सीए के मुद्दे पर इन्होंने मुसलमान नौजवानों को किस तरीके से क्या किया है, उनका पोस्टर लगवाया, जबकि इनका जो साथ है उसको कुछ नहीं होगा। बाकी इनके मंत्री केंद्र में बने रहेंगे टेनी जी, उनका बेटा गोली चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, मौतें होंगी, कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की हार के डर से उठेंगे और बोलेंगे ये बिल वापस हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के आवाम जरूर बदलाव लाएगी। प्रशांत उमराव जी, बार बार ये बात आती है, और बल्कि प्रेजेंट में जिन लीडरों ने बीजेपी को छोड़ा उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया था, जो बात यहां पर आदिल हसन आजाद कर रहे हैं, कि दलित और पिछड़ों का ख्याल बीजेपी की सरकार में नहीं रखा गया। जो ओबीसीज हैं या जो दलित हैं वो नाराज हैं बीजेपी से। देखिए अबू जी, हमारी पार्टी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं। हमने एक एससी वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आज हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 लोग ओबीसी वर्ग से हैं, 12 लोग एससी वर्ग से, 8 लोग एसटी वर्ग से हैं। और एसटी वर्ग के हितों को संरक्षित करने का काम सबसे अधिक और ओबीसी वर्ग के भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे आरक्षण का मामला, केंद्रीय विश्वविद्यालय में 5000 बैकलॉग की भर्ती जो पद हो रही है ओबीसी पदों को, उसकी भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में ओबीसी वर्ग के आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है। और एससी एक्ट को मजबूत करने का काम मोदी सरकार ने किया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का मोदी सरकार ने किया। तो सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के एसटी वर्ग के हितों को संरक्षित करने का काम किया। उसके पहले की हमने सरकारें देखी ओबीसी के नाम पर। नाहिद जी, 2 सवाल है। एक बात जो यहाँ पर प्रशांत राव जी कह रहे हैं, प्रशांत उमराव जी कह रहे हैं कि दलितों का और ओबीसी का योगी सरकार में ख्याल रखा गया, ये एक उनका दावा है। और दूसरा सवाल ये कि क्योंकि एमआईएम से आदिल हसन आजाद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या समाजवादी पार्टी या दूसरी जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचेगा एमआईएम या इस तरह की पार्टियों से? देखिए अबू हुरैरा साहब, जिस प्रकार से प्रशांत जी यहाँ पर पिछड़ों दलितों की बात कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी मैं बढ़ा दूं कि 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में भाजपा की बुनियादी पिछड़े दलित विरोध पर बनी थी कि पिछड़े दलित वर्ग के नेता जो देश का नेतृत्व नहीं कर सकते। और आप याद करिए, जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, तो यही बीजेपी के यूथ विंग के अनेकों पदाधिकारियों ने आत्मदाह कर लिया था, ये कहते हुए कि अच्छा अभी हमें एससी आरक्षण से यूं ही हम परेशान थे, अब ओबीसी आरक्षण की भी बातें होंगी। इनके तमाम सीनियर लीडरान ने तमाम विरोध किया था कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और अभी आप देखिए, हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या किया, जो ओबीसी के आरक्षण में और दलितों के आरक्षण में भी डंडी मारने का काम किया बीजेपी सरकार ने। और जब नौजवान अपने लिए अपना हक मांग रहे थे, अपने हक हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, तो ये भाजपा सरकार ने उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम किया। और ये वही आदित्यनाथ है जो सीएम हाउस प्रवेश करने से पहले गंगा जल से धुलवाया था, ये कहते हुए कि यहाँ पिछड़े दलित समाज के नेता माननीय अखिलेश यादव जी इससे पहले रहते थे, अब पवित्र हो गए, इसलिए इसका शुद्धिकरण करा रहे। तो ये कहां से पिछड़े दलित के हितैषी हो जाएंगे? तो सख्त विरोधी है आदित्यनाथ। ठीक है, मैं संजीव सिंह, हर चुनाव में हम देखते हैं कि दलितों और ओबीसी
का सब चर्चा करते हैं, और जब जब चुनाव आता है तो पिछड़े, जो गरीब, मुसलमान, दलित, ओबीसी हैं, सबको इनकी याद आती है, लेकिन चुनाव जाने के बाद इनका भला नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन वादे वफा नहीं होते हैं। संजीव जी, मुझे लगता है कि अबू साहब, इस चीज को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उम्भा में जब आदिवासियों पे हमला हुआ था और 10 आदिवासी मारे गए थे इसी योगी आदित्यनाथ सरकार में, तब कौन सा चुनाव था? या हाथरस की बेटी को जब आधी रात जलाया गया और उसके माँ बाप सिसक रहे थे और वो उसकी लाश नहीं दी जाती, तब कौन सा चुनाव था? देखिए, मैं अन्य दलों की क्या चर्चा है वो जनता तय करेगी, कौन उनके दुख दर्द में कब शामिल होता है। मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे नेता ने कभी चुनाव को देखते हुए नहीं कहा, और हम लगातार अपनी संघर्ष की बात हमने कहा, तभी कहा कि हमारे 18,300 से ज्यादा कार्यकर्ता 3 दिन से लेकर 3 महीने तक तमाम आंदोलनों की मैं गिनाना शुरूंगा, समय कम लग जाएगा, तो जेल गए। बात क्या है, चर्चा क्या है? अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिना रहे थे, मैं इनको एक चुनौती दे रहा हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, प्रशांत साहब पता कर लीजिएगा, फार्म भरवाया गया, परीक्षा ली गई, और अबू साहब 5 साल में एक नियुक्ति नहीं दी। दूसरी बार आप चैनल पे बुलाइए, अगर ये बता देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये वो लोग हैं तो 70 लाख रोजगार देने की बात करते थे, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं, नोट कर लेना आप। अब बाकी तो हमारी जो बहन बता रही थी वो लंबी लिस्ट है, एक दर्जन परीक्षाओं के परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होते हैं। आपको जानकर के ताजुब होगा कि इलाहाबाद के रहने वाले कौन, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वास्थ्य मंत्री, इनके ऊपर जब सीधे जांच की आंच आने लगी तो इलाहाबाद के डीएम को कोरोना का मरीज बना के ट्रांसफर कर दिया गया था, पेपर आउट हुआ था। ये लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़े थे। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं दलितों को लेकर, नहीं, बिल्कुल, देखिए, दलितों और ओबीसी की बात चुनाव में होती है, पिछड़ों की बातें जो होती है, मुसलमानों की जो बातें होती है, सिर्फ चुनाव में होती हैं। उनसे वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन वादे वफा नहीं होते हैं। अगर उनसे किए गए वादे वफा किए गए होते, अगर पिछड़े, दलित, ओबीसी के साथ अब तक कुछ किया गया होता तो चीजें सामने होती, लेकिन ये आज भी खस्ता हाल है और आज भी परेशान है। अब जब चुनाव का वक्त है, सवाल पूछने का वक्त है, तो ऐसे में जितने उम्मीदवार जब दलितों के घर पहुंचेंगे, मुसलमानों के घर पहुंचेंगे, जब ओबीसीज के घर पहुंचेंगे, तो उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ, या उससे पहले जो उनसे उनसे वादे किए गए थे, उनके वादे कितने पूरे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। प्रशांत उमराव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, संजीव सिंह जी, एडवोकेट आदिल हसन आजाद जी और नाहिद लारी खान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।